मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने संबोधन कर से। इस मंच पर चुनाव के प्रचार के लिए आए हुए गुजरात के प्रभारी और अभी अभी आपको उन्होंने संबोधित किया और बहुत से विचार आपके सामने उन्होंने रखी। श्री रघु शर्मा जी, नासिर हुसैन साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वीरेंद्र सिंह राठौर, एआईसीसी सेक्रेटरी, नदीम जावेद, एआईसीसी सेक्रेटरी, गुरदीप सप्पल जी, राजू पारगी जी जो हमारे कैंडिडेट हैं और अभी आपकी उनकी तकरीर भी सुने हैं, खामेंद्र सिंह जी डीसीसी प्रेसिडेंट और वनराज सिंह राठौर, कांति भाई कांत, अल्पेश वडेरा, वनराज दामोदर जी, मान सिंह दामोदर, कांति लाल ओदा जी, डिम्पल बेन और कला बेन और भारी भावसा, सारे हमारे मंच पे बैठे हुए भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित सज्जनों, माताओं, किसान भाइयों, आदिवासी मेरे बंधुओं, मीडिया के मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अभी आपके सामने हमारे पार्टी के ओर से बहुत सी बातें आपके सामने रखी गई। मैं कर्नाटक से आता हूं, आप लोगों को मालूम होगा और मैं एआईसीसी का अध्यक्ष होने के बाद चुनाव प्रचार में ही मैं लगा हूं और मैं अध्यक्ष बन के अब 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए। अब 35 दिन में मैं एक 15 दिन घूमने ही गया, हर जगह कहीं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का और चुनावी प्रचार का और दूसरे सभा में भी मुझे जाने का मौका मिला और आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे आप सभी का दर्शन लेने का लाभ मिला। ये चुनाव केवल हमारे राजू पारगी जी का नहीं है, ये चुनाव राज्य के लिए
और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे ये तो इलेक्शन आ रहा है, जैसा है वैसा ही चलेगा, या ऐसा नहीं। खास करके ये चुनाव बड़ा महत्व रखती है गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात के दलितों के लिए, गुजरात के आदिवासियों के लिए, गुजरात के अल्पसंख्यक के लिए और गुजरात के पिछड़े हुए लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। क्योंकि ये जो गुजरात की सरकार आज है, ये सरकार तो खैर ये नए जो मुख्यमंत्री बने वो इधर इधर बने, शायद कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। 27 साल से गुजरात में किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी अगर आप गुजरात के लोगों को नौकरियां दिलाने के काबिल नहीं है, पानी की व्यवस्था करने में काबिल नहीं है, बच्चों के शिक्षण देने में भी काबिल नहीं है, लड़कियों के शिक्षा के लिए आप काम नहीं करते, तो फिर किस काम के हैं आप? मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार कहा जाता है और उसमें देश के प्रधानमंत्री और राज्य के लोग भी यही बोलते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है। भाई डबल इंजन की सरकार होते हुए ये बार बार फेल क्यों हो रहा है इंजन? और 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है ये इंजन काम नहीं कर रहे हैं। लोग तो आपको हुकूमत दिए, लोग आपके हाथ में सत्ता दिए, लेकिन आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे। और यहां तक कि अपने सरकारें तो उनकी बदलते जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। और फिर बार बार हमको यह प्रश्न पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे भाई 27 साल तो तुम ही हुकूमत किए हो। इसके पहले जनता पार्टी के नाम से भी आप हुकूमत किए हो। अब 9 साल से देश के प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ही है। फिर इसके बावजूद क्या दिक्कत है आपको? ये सोचने की बात है। मैं यहां के लोगों को मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप सभी को धन्यवाद दूंगा। आप हमेशा कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे और हमेशा कांग्रेस को ही आप चुनते रहे। और कांग्रेस पार्टी ही इस देश के भलाई में, इस देश के प्रगति में हाथ बटाई है। इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी, महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सभी ने कांग्रेस पार्टी के ओर से ही इस गुजरात में काम किया, गुजरात को आगे बढ़ाया,
देश को आगे बढ़ाया, सभी गुजरात के ही। जब हम किसी ऑफिस में बैठते हैं या किसी सार्वजनिक सभागृहों में बैठते हैं या जजेस होते हैं, डिप्टी कमिश्नर हमारे पास बोलते, कलेक्टर आपके पास बोलते हैं क्या, ये सब होते हैं, एसपी होते हैं, उनके सर पर किसकी फोटो रहती है? महात्मा गांधी जी की फोटो। गांधी जी कहां के हैं? कहां के हैं? लेकिन बीजेपी के नेता लोग बोलने में हिचकिचाते नहीं। कांग्रेस ने गुजरात के बेटे का अपमान किया। अरे महात्मा गांधी तो मेरे सर पे है, वल्लभ भाई पटेल मेरे बाहू में है, और देश को एक करने में जब वल्लभ भाई पटेल आजादी दिला में महात्मा गांधी जी जब हमारे सर पे बाहू में है, तो आप क्यों बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा अपमान कर रहे हैं? हमारा, अरे सारे देश तो आपका है ना, आप तो प्रधानमंत्री है। यहां पर तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देश के किसी भी कोने में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, महात्मा गांधी जी का नाम पहला लिया जाता है। ये गुजरात है। लेकिन हमको हमेशा एक लोगों में द्वेष फैलाने का, हम में झगड़ा लगाने का, हमको डिवीजन करने का, एक तो धर्म में आग लगाने का, भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का, फिर ऊपर से यहां आने के बाद भी वो अपनी ही बात बोलते रहते चंद लोग। तो इसलिए भाइयों, हमको ये जरूरत है आज कांग्रेस पार्टी को फिर से यहां सत्ता में लाने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता में थी तो गुजरात पे कर्जे का भार कितना था? 10,000 करोड़। और आज कितना है? 4.5 लाख कर्जा। अरे हम जब थे, हम चलाए, हम डैम किए, बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट किए और टैंक्स बनाए, रास्ते बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, देश में आईआईटी, एम्स, ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं बनाए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनाए। और हमको पूछते तुमने क्या किया? ये क्या आज के डॉक्टर्स, आज से इंजीनियर्स, आज के टेक्नोलॉजिस्ट और आज जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी है ना, ये तो देन बाबा साहब अंबेडकर संविधान तैयार करने के बाद एससी एसटी को मौका मिला एसपी बनने का, मौका मिला आईएएस बनने का, मौका बना प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का। तब आप कहां थे? इस देश के संविधान बनाते वक्त आप कहां थे भाई? इस देश के आजादी के लड़ाई लड़ते वक्त आप कहां थे? लोग तो हमारे मरे, सूली पे हमारे लोग चढ़े। इस देश को एक रखने के लिए हमने कुर्बानियां दी। इंदिरा गांधी जी इस देश को एक रखने के लिए ही अपने प्राण समर्पित किए।
वो चाहती थी कि देश में एकता रहे, सब मिलके रहे, इसमें कोई किसी भाग, किसी प्रांत हमसे नहीं जाना, जुड़ के रहना, यही इंदिरा गांधी जी का था। लेकिन इंदिरा गांधी जी के छाती में 32 गोलियां मार के उनको खत्म किया। राजीव गांधी को वो भी चाहते थे देश एक, लेकिन जब चेन्नई में गए, श्रीपेरुम्बदूर में, वहां एक महिला ने उनको स्वागत करने के नाते, जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, स्वागत के लिए एक महिला ठहर कर माला पहनने के लिए वो आगे आई और एक मानव बम अपने कमर को लपट लेके हार डालने गई और उसी वक्त वो बम फट गया और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। है ऐसा कोई आपके पास? फिर हमको वही प्रश्न पूछते हो, अरे आप क्या काम किए वो पहले बोलिए। आदिवासियों के लिए क्या काम किया? गुजरात में एससी और एसटी के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, दौर्जन्य है, 17% बढ़े हैं। कितना बढ़ा है? 17%। भाई अब अच्छा गवर्नेंस, अच्छी गवर्नमेंट कहां गई? अभी आप रक्षा नहीं कर सकते। और ये सब कानून कांग्रेस ने बनाए, आपने कोई कानून नहीं बनाया। आप है नहीं सो हमारी जमीन छीन ले रहे, हमारी जंगल छीन ले रहे, हमारा जल छीन ले रहे, ये सभी आप छीन ले रहे हो। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इसको कभी छीनने नहीं देंगे, वो चाहे कुछ भी हो। हम लड़ते रहेंगे, हम इसकी हिफाजत करते आए हैं और आगे भी हम करेंगे। तो इसीलिए आपको बदलाव करना है। आप यहां बोलो, बाजू के गांव में भी अगर कांग्रेस का कैंडिडेट है तो प्रचार करो, पैदल पैदल फिरो, क्योंकि हमारे लोगों के पास तो उतने संपत्ति नहीं, रिसोर्सेस नहीं। जो आज बीजेपी के लोग इतना उड़ रहे हैं, गुजरात में 5 चीफ मिनिस्टर यहां आए हैं, 40 केंद्र के मंत्री यहां पर हैं, आजू बाजू के मिनिस्टर्स 150 के करीब यहां है। जब इतने लोग यहां आकर हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और वो भी बगैर कुछ काम किए, सब कुछ हमने किया। आपने तो 28,000 टीचर्स के पोस्ट खाली है गुजरात में, वो भर्ती नहीं कर रही है सरकार। 20,000 गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम होना, वो नहीं कर रही। और महंगाई तो इतनी बड़ी, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी बोलिए? बढ़ी है। फिर वो बीजेपी सरकार तो बोलती है उसके बारे में कुछ नहीं। आटे की कीमत बढ़े, बच्चों के पेंसिल, नोटबुक, इसके कीमत बढ़ी, जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी, अवश्य वस्तुओं के ऊपर ये जीएसटी डाल के इतना महंगा कर दिया, आज गरीब को जीना मुश्किल हो गया है।
और आज बोल रहे हैं कि देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है भाई? यहां आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, और सिलेंडर पहले तो एक फ्री दिए जैसा करे, फोटो लगा लिए, सब जगह सिलेंडर दिखाए। एक सेंट्रल मिनिस्टर तो सिलेंडर रह के कहीं महंगा हो गए तो रोड पे बैठते थे, अब कोई दिख रहा ही नहीं। 500 का सिलेंडर आज 1200 रुपए हो गया। तो 1200 रुपए सिलेंडर के आपको देना पड़ रहा है। तो इतनी महंगाई आपने किया, फिर भी लोग तो कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दो। उसके अलावा अब किसानों को उनकी दाम दुगनी करने की बात करें। किसने दुगनी हो गई, किसकी तो किसानों का दाम एमएसपी दुगना नहीं हुआ। इसको लड़ते लड़ते 700 किसान दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे मर गए। एक मिनिस्टर ने अपने जीप, उसका मिनिस्टर का बेटा एक जीप लेकर 2-3 लोगों को कुचल दिया, उसमें एक मीडिया का मेरा भाई भी था। तो ऐसी हरकतें करके आप इस देश को, इस राज्य को बर्बाद कर रहे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार को बदलना है। यहां तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मुझे 100% विश्वास है कांग्रेस पार्टी को आप लाएंगे। मेरे को चिंता है दूर दूर के जो हमारे कैंडिडेट है उनके बारे में आप सोचना जरूर है, काम करना जरूरी है। अब महंगाई एक तरफ, दूसरे तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। यार नौकरियां नहीं गरीबों के लिए, सब नौकरियां या तो डेली वेजेस पे या तो कॉन्ट्रैक्ट में। आज गुजरात में 5 लाख नौकरियां सरकारी और अर्ध सरकारी जो एडेड इंस्टीट्यूशन मिला के खाली है। 5 लाख। आप क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर वो 5 लाख नौकरियां भरे तो आदिवासी, एससी, बैकवर्ड इनको 50% मिलेगा। इसीलिए वो भरना नहीं चाहते, इसलिए वो नौकरियां सब डेली वेजेस पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वो कर रहे हैं। तो क्या इसीलिए इस देश का संविधान बना था? जो हकूक हमारे थे वो छीन लेने के लिए क्या हमने आजादी लाई थी? जो कांग्रेस ने दिलाया किया, उसके लिए उसको छीनने का काम बीजेपी कर रही है। और परसों सुना कहीं और दिल्ली में भी देखा, और अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। वो कहते हैं गुजरात में युवकों को कितने नौकरी देंगे? 10 लाख या 20 लाख? 5 लाख नौकरी। अरे भाई 5 लाख तो नौकरी है, वो तो भरो पहले, फिर मैं हर साल 2-2 करोड़ दूंगा। वो कहां गए फिर? तो लोगों को कितने दिन ऐसी ही बेवकूफ बनाते रहेंगे? कितने ऐसी बार झूठ बोलते रहेंगे? तो इसमें आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, करप्शन ज्यादा हो गया है।
पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता और दूसरों को कर। मैं जो भी हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी, बड़ा स्वच्छ सरकार रहेगा और अच्छी सरकार हम देंगे, उन्होंने गवर्नेंस देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, अगर आप अच्छी सरकार देने की बात करें, अच्छा गवर्नेंस की बात करें, तो इतने एमएलए और एमपीज को बीजेपी खरीद रही है। सबके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, जो उनकी बात नहीं सुनते उनको इनकम टैक्स का केस, ईडी का केस और दूसरे केस डालकर फंसा रहे और उनको करप्ट बोल के डंप कर रहे। ठीक है, अगर कोई खराब काम करता है तो उसको जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आपने, चाहे वो कर्नाटक में हो, आसाम में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, मणिपुर में हो, कहीं भी हो, इतने सरकारें आपने बनाई ना, किन लोगों को लेके बनाए? डरा धमका के बनाए और वो करप्शन में इन्वॉल्व है, इसीलिए आपने केस करके उनको किनारा कर दिया। फिर ऐसे लोगों को लेकर सरकार बनाए तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, ड्राई क्लीन की वॉशिंग मशीन है। वो वॉशिंग मशीन में यहां का कहीं का भी जो करप्ट आदमी जाता है वो क्लीन होके बाहर आता है जब बीजेपी में जम जाता है। जरा सोचिए, मैं सिर्फ वोटों के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, जो एमएलए, एमपी, जो आदमी, जो कॉन्ट्रैक्टर ये करप्ट होता है, ईडी का केस डालते हो, फिर उसको अंदर लेते हो, मिनिस्टर बनाते हो, तो इतना बड़ा वॉशिंग मशीन बीजेपी वाले खरीदे हैं, तो आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भाइयों कि ये सरकार को आप हटाना चाहिए। ये सरकार अगर यहां हट गई, सारे देश में बदलाव आएगा। उस बदलाव का नेतृत्व आप करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि ये झूठ पे झूठ बोलते ही जाते हैं। मैं अब परसों लोग इधर मैं आ रहा था, एक पुल गिरी ना, मोरबी में पुल गिरी। उसका रिपेयर कब हुआ था? 2-4 महीने पहले हुआ था। उसका उद्घाटन 5 दिन पहले किया था। 5 दिन पहले उद्घाटन करे, उसकी क्वालिटी देखे या नहीं देखे मुझे मालूम नहीं। वो किसके प्यारे थे या किनके साथ वो लोग थे मुझे मालूम नहीं। 133 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? कभी बीजेपी वाले जाके रोए? सिर्फ उनको 4-4 लाख रुपए दिए और वो देने का वायदा किया। अब कितने लोगों को मिला मुझे मालूम नहीं। आपका कौन सा काम ठीक है मुझे बताएं। हर चीज आप लोगों को दिशा भूल कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, आपको यहां जो नकली शराब बेचे जा रहे हैं उसको बंद करवाना है। जो ड्रग्स
कि माफिया है उसको बंद करवाना है। और उसके अलावा आप लोग ये भी पूछेंगे कि आप लोग आने के बाद क्या करने वाले हैं। एक तो है जो कोविड में अभी हमारे शर्मा जी ने बताया 3 लाख लोग कोविड में मर चुके, उनके लिए कंपेंसेशन नहीं है और उनकी गिनती भी नहीं है। और बाजू के राजस्थान में ठीक होता है तो यहां क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि यहां दिल नहीं है। गरीबों के बारे में जो एक श्रद्धा से काम करना वो नहीं है, इसीलिए तो यहां इतने लोग मर चुके। उसके अलावा यहां पर क्राइम रेट भी बढ़ गए। कम से कम 1 लाख लोगों पर 445% पे यानी औसत एवरेज लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं। और ये देश का बता रहा हूं, 4 से 45 एवरेज क्राइम रेट। गुजरात का कितना है? 1044। तो कंट्री के एवरेज से, देश के एवरेज से भी बढ़ के वहां 444 है एवरेज, तो यहां पर 1044 है। ये है अच्छी सरकार। और हम एक अच्छी सरकार देंगे। ये जो उनका कहना है ये सब झूठ है। और हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रहे, इसीलिए हमने नरेगा जैसी योजना सोनिया गांधी जी ने लाई और फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, बच्चों को पढ़ने के लिए कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया और इसके अलावा मिड डे मील लाया। ये सारी चीजें कांग्रेस ही कर सकती, दूसरे कोई नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के लोगों का पेट भरा हुआ है। यहां बहुत से कुपोषण से बहुत से बच्चे मर रहे। वो देश के एवरेज को अगर यहां हम जोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा अगर बच्चों के मरने वालों बच्चों की संख्या गुजरात में है। क्यों भाई? आप बात तो सबको लेकर चलने की करते हैं, सबके साथ है, सबका विकास है। कहाँ है विकास? ये आंकड़े तुम्हारे मेरे नहीं, मैं जो बोल रहा हूं। तो इसलिए हमारी सरकार को आप बिठा दो और हमारी सरकार आप लोगों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में हम कर देंगे। जो अब 1200 रुपए है वो हम 500 रुपए में आपको देंगे। और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका ओल्ड पेंशन जो पहले मिलता था उसको हम रिटेन करेंगे। और हम ये वायदा कर 5 साल में 10 लाख नौजवानों को नौकरियां हम दिला के रहेंगे, सरकारी नौकरियों में और स्किल डेवलपमेंट में। हर तरीके से हम नौकरियां 10 लाख लोगों को 5 साल में दिलाते रहेंगे। हम जो वायदा करते हैं कांग्रेस उसको निभाते आई है। और 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस नौकर सरकार में काम कर रहे उनकी नौकरी हम पक्की करेंगे। किसानों का 3 लाख जो कर्जा है 3 लाख तक वो हम माफ करेंगे।
ये हमारे वायदे नहीं, इसके पहले भी हम किए हैं। जब मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन थी, उस वक्त हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन हम देंगे और 3,000 नए स्कूल खोलेंगे, खास करके हमारे गरीब भाई बहन, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, ये सब लोगों को एजुकेशन का ज्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि अमीर लोग बड़े बड़े स्कूल बनाए, सब वो लोग उधर जाते हैं, यहाँ स्कूल की रिपेयरी नहीं होती, टीचर की भर्ती नहीं होती। इसलिए हम ये वायदा करते हैं 3,000 सरकारी स्कूल खोलेंगे और घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त करेंगे और आदिवासी के लिए पैसा, ये जो अधिनियम है इसका पूर्ण कार्यान्वयन और जंगल जमीन का पूरा अधिकार ये कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम किए हैं, लड़े हैं और बहुत कुछ काम हमने किया है। ये हमारे वायदे नहीं है, हम निभाते रहते। अब बीच में थोड़े पार्टियां आते हैं, अब क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के बहुत से वायदे और वो अमित शाह, एक बार उनको पूछे, आपने तो बहुत वायदे किए, 15 लाख का वायदा किया था हर घर को देने का, 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा, तब उन्होंने बोल ही दिया, पाप बेचारा डायरेक्टली क्या कहे उन्होंने, अरे वो तो चुनावी जुमले थे। बोला या नहीं बोला? नहीं सुने शायद आप। ये चुनावी जुमले देने वाले लोग वो है, हम काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम ये वायदा कर रहे हैं। और बाकी के लोग आ रहे हैं छोटे मोटे जीतने वालों को टांग मारने के लिए। अरे हम तो भागने वाले हैं कांग्रेस पार्टी रेस में, लेकिन चंद लोग रेस में भागने वालों को टांग मारने वाला, उनसे होशियार रहो, तो उनके बातों में झांसों में मत आओ। अरे कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक है। ये तुम लोग बीच में क्यों आकर जीतने वाले पार्टी को टांग मार रहे हो? तो मैं क्या कहूं, किसी के मदद के लिए आप आए समझो, क्या लोगों के भलाई के लिए आप आए हैं समझो, क्या समझना चाहिए आप ही बोलिए। तो इसीलिए आप उनको वोट मत दो, उनको अगर वोट देंगे तो आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं, ये समझिए। और मैं आपको विनती करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि हमारे जो कैंडिडेट है राजू, इनको आप जिता के लाओ और मजबूत सरकार हम देंगे। और ये कांग्रेस का गढ़ है, इस किले के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, ये मजबूती से रखो। और ये किला अगर मजबूत है, सब जगह और भी हम मजबूती से लड़ेंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात। मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप लोग मेरे साथ लगाइए। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, इतनी ताकत नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरा 81 ईयर्स चल रहा है, मेरी आवाज जरा अच्छी दिख रही है आपसे भी। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।
થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન સાહેબ. હવે આપણી વચ્ચે આભાર વિધિ કાલીચરણભાઈ હોથા કરશે. આપના સૌના સન્માનીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાહેબ આપને માર્ગદર્શન આપવા માટે પધાર્યા તે બદલ અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ તથા ભિલોડા જલ્દી જોઈન કરવા જલ્દી. અને